गुड मॉर्निंग। हम फांसीवाद को पढ़ रहे थे आधुनिक विश्व के इतिहास में। तो हम अभी तक पढ़ चुके थे कि कैसे फांसीवाद का उदय हुआ, कैसे फांसीवाद की स्थापना बेनिटो मुसोलिनी ने की थी और ये अभियान 1922 से 1943 तक इटली में प्रमुख विचारधारा रही थी। अभी नेक्स्ट है कि हम इसके आयाम भी देख चुके थे, राजनीतिक आयाम, सोशल आयाम, आर्थिक आयाम, वैचारिक आयाम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैचारिक आयाम, और क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, किस तरीके से चालू हुआ। तो वैचारिक आयाम की बहुत बड़ी भूमिका थी, जैसे कि सबसे बड़े इनके विचारक रहे थे जो फांसीवाद को वैचारिक स्थापना की थी जिन्होंने, वो थे जियोवानी जेंटिले, जिन्होंने फांसीवाद को दार्शनिक आधार दिया था। उसके बाद जॉर्ज सोरेल थे, और उसके बाद में बहुत बड़े थिंकर जो रहे हैं, हीगल साहब रहे हैं, और इन्होंने फांसीवाद को और चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे हैं, उनकी विचारधारा है उसको भी, सुपरमैन थ्योरी को भी तोड़ मरोड़ के इन्होंने फांसीवाद के लिए फेवरेबल बना लिया था। उसके बाद मैकियावेली की अवधारणा की, शक्ति, चतुराई और उद्देश्य पूर्ति हेतु आपको साम दाम दंड भेद वाली नीति को, हाउ टू यूज दीज थिंग्स एज ए मीन फॉर अचीव एंड, कि किस तरीके से साधनों का यूज कर सकते हैं अपन अपना अल्टीमेट एम है उसको अचीव करने के लिए। उसके बाद थॉमस हॉब्स की शक्तिशाली अवधारणा, केंद्रीकृत सत्ता, सेंट्रलाइज पावर किस तरीके से डिक्टेटरशिप को कर सकती है। उसके बाद मॉस का रूलिंग क्लास थ्योरी, किस तरीके से जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके शासन की अवधारणा, उन पर किस तरीके से शासन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद कॉर्पोरेट स्टेट मॉडल पढ़ लिया था कि इसमें मजदूर और मालिक दोनों को एक साथ कर दिया था और पूरी पावर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली थी, जिससे कि कोई भी जो लेबर संगठन है, कोई भी श्रम संगठन है, वो प्रोटेस्ट ना कर सके। उसके बाद में नेक्स्ट है आज की सीरीज में सेकंड पार्ट में, फांसीवाद का विश्व पटल पर क्या प्रभाव रहा। फांसीवाद का विश्व पटल पर क्या प्रभाव रहा, ये इम्पोर्टेंट है कि विश्व पटल पर क्या, और दूसरा कि जैसा कि आरएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस टाइम पे फांसीवाद जब इटली में चल रहा था, उस टाइम पे भारत में क्या प्रभाव पड़ा उसका। तो ये दो क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से। तो विश्व पटल पर क्या प्रभाव पड़ा, एक इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि हम मेजर कंट्री हैं और उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े वो देख सकते हैं। दूसरा होता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या विचारधाराओं से क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें। फांसीवाद का विश्व पटल पर प्रभाव देखते हैं कि विश्व पटल फांसीवाद केवल सैद्धांतिक नहीं रहा था। इनिशियली ये सैद्धांतिक था, जैसे जेंटिले ने दिया, नीत्शे ने दिया, सोरेल ने दिया, हीगल ने बहुत बड़ी सैद्धांतिक अवधारणा दी थी जो कि आज तक प्रासंगिक है, कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। ये बहुत बड़ी अवधारणा है, उसने गॉड को मार्च करा दिया है, स्टेट को उस तरीके से कंपेयर किया है। अब इसके प्रभाव ये रहे थे कि विश्व इतिहास को ठोस घटनाओं के रूप में दिखाई देता है इसका, कि सबसे पहले तो अधिनायकवाद का प्रसार हुआ, डिक्टेटरशिप का प्रसार हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे बेनिटो मुसोलिनी इटली में आए थे और जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था। ये इन्होंने प्रेरित किया था फ्रांस में तानाशाही शासन को 1939 से 1975 तक स्पेन में इन्होंने फ्रांसिस्को फ्रांको को तानाशाह शासन स्थापित किया था स्पेन में,
कि जैसे तानाशाह देखा इन्होंने यहाँ पे बेनिटो मुसोलिनी इटली में हुआ 1922 से 1943 तक। फिर जर्मनी में हिटलर का देखते हैं कि हम दोनों का एक मतलब हिटलर 1927 के टाइम पे 1928 के टाइम पे जब मंदी का दौर था पूरे विश्व पटल में, उस टाइम पे हिटलर का उदय हुआ था। और यहाँ से प्रेरित होकर इन्होंने एक और तानाशाह को जन्म दिया था, फ्रांसिस्को फ्रांको, जो कि स्पेन में रहा था 1939 से 1975 तक। उसने तानाशाही डिक्टेटरशिप शासन किया था स्पेन में। फिर दूसरा विश्व पटल पर प्रभाव है द्वितीय विश्व युद्ध, फांसीवाद तथा नाजीवाद का विस्तार हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इटली का इथोपिया पर हमला कर दिया था कि अब ये डिक्टेटरशिप को साम्राज्यवाद में बदल रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये हुआ था। मानवाधिकारों का हनन हुआ था। जर्मनी में हॉलोकॉस्ट की घटना हम देखते हैं कि जब वो यहूदियों को एक चैम्बर में, गैस चैम्बर में भर के उनका जीनोसाइड किया गया था, तो उसको हॉलोकॉस्ट की घटना बोलते हैं। जर्मनी में लाखों यहूदियों का नरसंहार किया था, जीनोसाइड। इटली में विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था, और इटली में भी विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था। ये ह्यूमन राइट का वायलेशन था उस टाइम पे। दूसरा था राष्ट्रवाद और सैन्यवाद। जर्मनी का जीवन स्थान सिद्धांत था, एक अन्य देशों की भूमि पर कब्जा करना। जर्मनी का जीवन स्थान सिद्धांत क्या था कि अन्य देशों की भूमि पर कब्जा कर रहे थे। उस टाइम पे हिटलर था, हिटलर अपने साम्राज्यवाद को बढ़ा रहा था कि इसने रशिया पर भी आक्रमण कर दिया था, इधर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, तो ये अन्य देशों की भूमि पर कब्जा कर रहा था। जापान सैन्य शासन द्वारा चीन पर आक्रमण कर दिया था। जापान ने भी एक साम्राज्यवाद की नीति अपना ली थी उस टाइम पे। तो इन्होंने राष्ट्रवाद और सैन्यवाद की फिलॉसफी को भी बढ़ावा दिया था। इस फांसीवाद की उसने कि अपने को साम्राज्य, और फांसीवाद की उसमें है ही कि अपने को अपने स्टेट के लिए करना है और फिर उसके बाद में हमारे साम्राज्यवाद को बढ़ाना है, ये इनकी फिलॉसफी थी। उसके बाद में आर्थिक क्या था, इटली में कॉर्पोरेट स्टेट का निर्माण हुआ था इस टाइम पे, जो कि सरकार नियंत्रित था, जिसे तानाशाह शासन को आधार मिला था कॉर्पोरेट मॉडल वाला। इन्होंने मालिक और मजदूर दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया था, जैसे कि कोई भी जो श्रम संगठन है स्ट्राइक नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ। और ओवरऑल इन्होंने जो डेमोक्रेसी है उसका सप्रेस किया था, उसको दमन किया था, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का दमन किया और एक सेंट्रलाइज पावर बना दी थी अपने आप में। तो ये कॉर्पोरेट था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उदय हुआ था। अब ये पॉजिटिव पॉइंट है, अभी तक ये नेगेटिव में समझ सकते हैं हम कि एक डिक्टेटरशिप का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवाद और नाजीवाद का विस्तार हुआ था। फांसीवाद ने नाजीवाद कह सकते हैं हम, नाजीवाद को हिटलर प्रेरित था बेनिटो मुसोलिनी से। तो और ये साम्राज्यवाद की भावना, मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, राष्ट्रवाद और सैन्यवाद को बढ़ावा मिल रहा था, जिससे कि अदर कंट्रीज पर जीवन स्थान वाला सिद्धांत जर्मनी का। जापान सैन्य शासन द्वारा चीन पर आक्रमण कर रहा था, कॉर्पोरेट मॉडल आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उदय, जैसे हम देखते हैं कि यूएनओ की स्थापना हुई थी, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, ये पॉइंट। जर्मनी और इटली में युद्ध के बाद लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना और संविधान लागू हुआ था। एक अच्छी बात हुई थी, जब डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई थी तब लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना और संविधान लागू कर दिया गया। ये आगे की राह है कि ये सभी उदाहरणों से स्पष्ट, तो फांसीवाद ने विश्व को युद्ध, दमन और अस्थिरता दी।
युद्ध दिया, दमन दिया और अस्थिरता दी। नाजीवाद जैसे डिक्टेटरशिप, हिटलर जैसे डिक्टेटरशिप को भी जन्म दिया। उसके बाद परंतु इसके साथ ही शांति, जब ये डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई तो उसके बाद शांति, मानवाधिकार तथा लोकतंत्र को मजबूती मिली थी। बाद में सब देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया था, ह्यूमन राइट के लिए काम किया था और शांति को बहाल किया था। कहते हैं ना कि हर दिन सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है, तो वही वाली बात है कि जब डिक्टेटरशिप का सनसेट हुआ तो उसके बाद में सनराइज होना था, तो उसके बाद में डिक्टेटरशिप ख़त्म हुआ, एंड हुआ और जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी का सनराइज हुआ था। ये मोटा मोटी विश्व पटल पर इन डिक्टेटरशिप का इम्पैक्ट था। उसके बाद देखते हैं कि हमारे इंडिया पर उस टाइम पे क्या प्रभाव पड़ा था फांसीवाद का। वैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं था इंडिया पर उस टाइम पर भारत पर क्या प्रभाव था उनको भी देख लेते हैं कि फांसीवाद का भारत पर प्रत्यक्ष कम लेकिन परोक्ष रूप से काफ़ी गहरा प्रभाव था। डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्टली था प्रभाव। कि सामाजिक प्रभाव क्या था, हिटलर तथा मुसोलिनी की नस्लवादी नीतियों ने भारत में आर्य अवधारणा पर बहस को जन्म दिया। कि इनकी नस्लवाद की अवधारणा थी, जैसे हिटलर मानता था कि हमारे जैसे वहाँ पे जर्मनी में कि यहूदियों ने ही सब कुछ किया है, यहूदियों की वजह से हमारे जो जर्मनी है उस पर मतलब यहूदियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका साथ दिया था, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इंग्लिश का साथ दिया था और जर्मनी का साथ नहीं दिया था। इस वजह से हिटलर जो यहूदी हैं उनको अपना दुश्मन मानता था। इसी वजह से हॉलोकॉस्ट की अवधारणा हुई थी और हिटलर जब अपने पीक पर था तो उसने हॉलोकॉस्ट जैसी घटना को जन्म दिया था और उसने यहूदियों को ही नहीं नस्लवाद की नीति के तहत 50, ये एनसीईआरटी का डेटा है, 50 या 50 से 52 जो अन्य जातियां थी, अन्य धर्म के लोग थे, उनको नरसंहार किया था, कत्लेआम किया था हिटलर ने। तो उसने आर्य अवधारणा की बहस को तेज कर दिया था। तो इंडिया में भी ये इनडायरेक्टली प्रभाव था इनकी नीतियों से। उदाहरण, कुछ संगठनों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर तथा कुछ समानता और बहुलता का समर्थन करने लगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर एक जो नेशनलिज्म है, सांस्कृतिक कल्चरल नेशनलिज्म पर जोर देने लगे थे और कुछ लोग समानता, कुछ लोग जो डेमोक्रेसी को मानते थे वो इक्वलिटी पर भरोसा करते थे, तो उसका समर्थन करने लगे थे। ये एक इम्पैक्ट था, सामाजिक प्रभाव था इंडिया में। उसके बाद में आर्थिक प्रभाव क्या थे कि आर्थिक प्रभाव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अभी युद्ध चल रहा है उसमें आर्थिक प्रभाव सबसे पहले देखा जाता है। तो युद्ध के बाद जो अभी हो रहा है, खाद्यान्न संकट, महंगाई है वो, उसके बाद 1943 में बंगाल में अकाल आ गया था। 1943 में बंगाल का अकाल था। युद्ध के लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया था, जो अभी हो रहा है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। युद्ध रूपी उपकरण बनाने के लिए फैक्ट्रियों का रूपांतरण हो गया था कि हम भी उस तरीके के जोन में आ गए थे जब इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना थी। तो उस टाइम पे क्या कर सकते थे, हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ रहे थे इंडिया वाले। तो ब्रिटिशर्स ने जो फैक्ट्रियों का जो रूप था उसका चेंज कर दिया था। पहले जहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री थी, कॉटन से कपड़ा, सूती मिल और ऐसा कुछ बनाया जा रहा है, शुगर, चीनी, चाय की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। अब उन फैक्ट्रियों में युद्ध रूपी उपकरण बनाने की फैक्ट्रियों में रूपांतरित कर दिया गया था, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ रहे थे, हम ब्रिटिश आर्मी के साथ में थे। तो ये आर्थिक प्रभाव था। उसके बाद में ब्रिटिश शासन, राजनीतिक प्रभाव। ब्रिटिश शासन कमज़ोर तथा स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। अब यहाँ से एक अपने आप में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे गांधी जी ने कहा था, गांधी जी की थ्योरी थी और एक अदर लोग, गांधी
गांधी तो चाहता था कि हमें हिटलर का साथ देना चाहिए। एक इसमें भी एक फिलॉसफी थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या था कि और कुछ लोग कहते थे कि हमें ब्रिटिश शासन का साथ देना चाहिए, लेकिन अगर गांधी का मानना था कि हम हिटलर का साथ नहीं दें, ब्रिटिश शासन का साथ दें। कुछ लोगों का मानना था कि हम ब्रिटिशर्स का साथ क्यों दे रहे हैं, ये सही टाइम है कि ब्रिटिशर्स उधर दूसरे फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे हैं और हम इधर से मोर्चा खोल देते हैं तो ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि अगर हमने हिटलर का साथ दिया तो फिर एक डिक्टेटरशिप को हमारा ये संदेश जाएगा कि हम डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ फिलॉसफी ऐसी थी, बट उस टाइम पे सिंपल सा था कि ब्रिटिश हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासन दूसरे मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा था, तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन कमज़ोर था और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिल रही थी। उसी टाइम पे गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर दिया था। फिर 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने धुरी राष्ट्र जर्मनी तथा जापान के सहयोग से आज़ादी का प्रयास किया था। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब थे, इन्होंने हिटलर से भी उस टाइम पे हेल्प ली थी और धुरी राष्ट्र जर्मनी तथा जापान के सहयोग से आज़ादी का प्रयास किया था। यहाँ पे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश कमजोरी का लाभ उठाने का प्रयास किया गया था। ये राजनीतिक प्रभाव थे हमारे इंडिया में। पर वही चीज़ है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परोक्ष रूप से है सारी चीज़ें। उसके बाद धार्मिक प्रभाव क्या थे कि फांसीवाद एक राष्ट्र एक संस्कृति की सोच के साथ में था। एक राष्ट्र एक संस्कृति की सोच के साथ में था, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इन्होंने जो डेमोक्रेसी की ऐसी की थी फांसीवाद ने, कि इन्होंने लोकतंत्र को सप्रेस किया था, वो सबसे बड़ी गलती थी। तो सोच के साथ भारत में सांप्रदायिक और सांस्कृतिक बहसों को प्रभावित किया था कि एक राष्ट्र एक संस्कृति, बहस चालू हो गई थी, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। एक राष्ट्र कई बार अभी भी हम देखते हैं कि जैसे अगर हम देखें ट्रम्प यूएसए के लिए और इधर नेतन्याहू अपने राष्ट्र इजराइल के लिए, तो एक राष्ट्र एक संस्कृति के लिए उनके हिसाब से वो चीज़ें सही हैं। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो चीज़ें कहीं ना कहीं वो होती हैं कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। पर अमेरिका के लिए ठीक है अमेरिका की पॉलिसी, बट अभी तो जिस तरीके के चीज़ें हैं, जब कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अब एक सेल्फ आत्ममुग्ध होकर कोई आदमी फैसला लेता है, क्या कहते हैं उसको, नार्सिसिस्ट होना। अगर कोई पर्सन ऐसे इस तरीके से चीज़ों को देखता है, जैसे ट्रम्प साहब देखते हैं कि कुछ जिन कंपनीज ने जिन ऑयल कंपनी ने उनको फ़ायदा पहुंचाया था, उनके उनको फ़ायदा देने के लिए अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं किसी अदर कंट्रीज पे, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में जो इंसिडेंट था उनका, वो वही था कि वहाँ की एक्जॉन मोबिल कंपनी थी यूएसए बेस, उसको फ़ायदा देने के लिए उन्होंने एक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया था और वहाँ के ऑयल रिजर्व्स पे अपना कब्जा कर लिया। तो अगर वो आत्ममुक्त होके अपनी चीज़ों को अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर कुछ करते हैं, तो फिर वहाँ की जनता में भी रोष आता है। जैसे अभी अमेरिका में ऑब्वियसली प्रोटेस्ट होना चालू हो गया है एक लार्ज स्केल पर। तो वही चीज़ है कि हमारे इंडिया में भी जब फांसीवाद के बारे में सुना, हम एक साइड को जब हम देखते हैं कि एक राष्ट्र एक संस्कृति, वन नेशन वन कल्चर इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये सही है? कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप को जन्म देती है कि जब जैसे कई बार हमारी अभी रूलिंग पार्टी पर भी लगता है कि वन पार्टी सिस्टम सही हो गया है, 3 साल से जीतते जा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं, ऐसा नहीं, हमारा विपक्ष कमज़ोर हो रहा है। बट एटलीस्ट यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सुनी जाती है, जनता की सुनी जाती है, जनता ही चुन के भेज रही है और जनता के विचारों का सम्मान है यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं था। फांसीवाद के जब हम लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हैं तो इन्होंने जनता को, जैसे कॉरपोरेट मॉडल को देख लेते हैं, कॉरपोरेट स्टेट को देख लेते हैं, तो चीज़ों को सेम चीज़ें। धार्मिक प्रभाव भारत में
भारत में बस चीज़ों को देखते तो बहस चालू हुई थी, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक बहस चालू हो गई थी। भारत में हिंदू राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बहस तेज हो गई थी कि हिंदू राष्ट्रवाद क्या है और धर्मनिरपेक्ष, क्या हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, क्या हम पंथ निरपेक्षता को मानने वाले हैं, या ओनली हम हिंदू राष्ट्रवाद हैं। क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे इसका प्रभाव कहीं ना कहीं चीज़ों को और भी है कि मुस्लिम लीग की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से भी ये चीज़ें उठाई गई थी, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल फिर इसके बाद में क्या डिसीजन निकला, फांसीवाद ने भारत को सीधे नियंत्रित नहीं किया था, डायरेक्टली नहीं था, परंतु इसके कारण उत्पन्न युद्ध, आर्थिक संकट और वैचारिक मतभेद ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सोच और राजनीतिक दिशा को गहराई से प्रभावित किया था। ये चीज़ें हैं। तो यही था, ये दो और थे क्वेश्चंस जो फांसीवाद पे बन सकते थे। तो ओवरऑल यही है। और कहीं ना कहीं जो आगे कहीं क्वेश्चन पूछा है तो वैचारिक तापे क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है कि इनका दार्शनिक योगदान क्या था। तो ये 6-7 जो मैंने बताए हैं, जेंटले, उसके बाद में सोरेल, उसके बाद में अपना हीगल हो गया, नीत्शे हो गया, द प्रिंस वाले, क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, और ये मॉस्को हो गए। तो इन सब के नाम लेके हम सीधे लिख सकते हैं कि इन्होंने ये इनकी फिलॉसफी थी और इनकी वजह से फांसीवाद ने जन्म लिया था। ये वैचारिक हर जगह वैचारिकता आइडियोलॉजी काम करती है। अभी जैसे हम ट्रम्प साहब के पीछे देखते हैं तो ट्रम्प साहब के पीछे भी एक वैचारिकता है कि वो एक आइडियोलॉजी पे ही काम कर रहे हैं। हमारे जैसे नेतन्याहू साहब इजराइल के, तो उनके पीछे भी एक फिलॉसफी, उनकी ओल्ड टेस्टामेंट बुक में जो लिखा है कि हम ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। मतलब ऐसा है कि आई फॉर आई उनके लिए ऐसे काम करता है कि हम जो हमें आँख दिखाएगा हम उसको आँख दिखाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई होती हैं और हर एक राष्ट्र उस आइडियोलॉजी पे काम करता है। तो सेम चीज़ें हैं। तो आप देखिए आपको सेशन कैसा लगे, हेल्पफुल रहे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम जर्मनी, हिटलर के बारे में लिखेंगे, हिटलर की क्या वैचारिकता थी, हिटलर ने क्या होलोकॉस्ट की घटना क्या थी, तो उनके बारे में देखेंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन में नाजीवाद को देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।